वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज आप और मैं किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो आज आप और मैं बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। एक ऐसा टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इस टॉपिक की खूबसूरती देखिए, क्या खूबसूरती इस टॉपिक की। महाराष्ट्र सीईटी में देखिए क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं इसको टॉपिक से। एक क्वेश्चन 2002 में 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आप और हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन किसे कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का क्या यूज होता है, जेडबल इमेज 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। उसके बाद आप और हम बात करेंगे ससेप्टिबिलिटी के बारे में, उनके रिलेशंस के बारे में। महाराष्ट्र सीईटी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप देख सकते हैं, तीन क्वेश्चन लगभग इससे आएंगे। फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एंड तक हम जब बात करेंगे तो हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि सब्सटेंस ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पर, परमिएबिलिटी के बेसिस पर तीन तरह से बताए जाएंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के कंपैरेटिव स्टडी को समझने के बाद महाराष्ट्र सीईटी में देखिए 1 2 3 4 5 4 क्वेश्चन महाराष्ट्र सीईटी में। नीट में देखिए 1 2, आपके पास में तीसरा क्वेश्चन ही है, चौथा क्वेश्चन है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है ना, 6th क्वेश्चन, दिस इज नाउ 7th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 9th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मतलब 10th क्वेश्चन आप ये भी देख सकते हैं, 11th क्वेश्चन, 12th को अब देखिए 11th क्वेश्चन नीट में हम बात कर रहे हैं, मतलब एक छोटे से टॉपिक से जो आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। आप मेंस पे क्वेश्चन काउंट कीजिए कितने, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 और आपके पास में 12 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है बच्चों। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। 12 क्वेश्चन जेडबल मेंस के एग्जाम में, 12 क्वेश्चन नीट की एग्जाम में, और महाराष्ट्र सीईटी में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक, द नेम ऑफ टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक, कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है और उसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे डेवलप होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि जब हमने ये सुना है कि जब भी कोई पार्टिकल, खासकर ये जो डिस्कशन किया जाता है, ये डिस्कशन किया जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके मैग्नेटिक मूवमेंट को m = EVR/2 से दिया जाता है, और जिसे गायरोमैग्नेटिक रेशियो को एंगुलर मोमेंटम के टर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो m = E/2m × L कहा जाता है। मैं इसे कुछ 2 से 3 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ऑल्दो मैं इसका डेरिवेशन आपको क्लास में बता चुका हूं, क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको मैं बात डिस्कस कर रहा हूं। हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट EVR/2 और एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन में ये जो m/L का रेशियो होता है, m/L का रेशियो जो होता है, इसे गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहा जाता है। इसकी वैल्यू E/2m 8.8 10 कूलम पर kg, मतलब E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुटअप करने के बाद ये वैल्यू आती है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट इज रेडियस इज गिवन बाय, तो आंसर डायरेक्टली लर्न हो सकता है आपको EVR/2। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द मास इन द बोर्स ऑर्बिट टू हाइड्रोजन एटम तो एंगुलर मोमेंटम इज E/2m, आपके पास में सीधा सीधा आंसर है। 2014 के दोनों क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। चलिए बोर्ड पर 2 से 3 मिनट के अंदर हम टॉपिक को रिवाइज। देखिए स्टूडेंट, मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कहते हैं, तो पहले समझते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। सो मैग्नेटिक मूवमेंट कहा जाता है m = I/A से। I मतलब करंट और A मतलब एरिया। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, r रेडियस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, इसकी स्पीड इलेक्ट्रॉन की v है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो हम जानते हैं v स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो हम ये सुन चुके हैं पहले भी कि स्पीड इक्वल टू कितना होता है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। अच्छा, मैं स्पीड के बारे में क्यों सोच रहा हूं, तो कारण सुनिए। मैग्नेटिक मूवमेंट चाहिए तो करंट चाहिए, एरिया कितना है, πr² है। करंट क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो I = क्या होता है, E/T होता है, मतलब हमें E × 1/T चाहिए। अब हम जानते हैं स्पीड, जब इलेक्ट्रॉन यहां से कंप्लीट होता हुआ जब 1 साइकिल कंप्लीट करेगा तो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 2πr/T। सो आप और हम कह सकते हैं कि 1/T की वैल्यू आपके पास आ जाएगी V/2πr। सो 1/T इज गिवन एज V/2πr। सो I को कहा जा सकता है E/T × π/r², M कैपिटल M, E × 1/T × πr², कैपिटल M। 1/T को आप क्या लिख सकते हैं, 1/T को V/2πr लिख सकते हैं।
v बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आपके पास आता है EVR बाय 2। EVR बाय 2, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, R मतलब रेडियस और 2 एक नंबर है, एक कांस्टेंट है। देखिए आपने और हमने सुना है कि जब इलेक्ट्रॉन बोर्ड्स मॉडल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR इक्वल टू NH/2 से दिया जाता है। MVR इक्वल टू NH/2 से दिया जाता है। तो अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड इसे माना जाए और रेशो निकाला जाए दोनों का M/L का, तो आप देख सकते हैं MVR/1 EVR/2, सो VR कैंसिल, तो आपके पास में आ जाता है ट्वाइस M/E M/L। तो हम ये कह सकते हैं L/M का रेशो सीधा सीधा E/2m आ जाता है। इसी को कहा जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशो। देखिए बच्चों, बोर्ड पे समझने के बाद में एक बार वापस से मैं टेक्स्ट बुक, जो कि आप टेक्स्ट बुक रेफर करते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो मैंने यही बात कही आपसे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, मान लो इस तरफ रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलने वाला है। अब एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मोमेंटम, मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मैंने बता दी आपको। करंट निकाला I = E/T, I करंट निकल चुका है, I और A का मल्टीप्लीकेशन किया, EVR/2 आपके पास में निकल कर आया। एंगुलर मोमेंटम EVR MVR होता है। सो ऑर्बिटल मोमेंटम में E/2m, देखो यहां पर E/2m ये रिलेशन निकाला आप लोगों ने, मल्टीप्लाई किया, सो आपको क्या मिल रहा है MVR E/2m L, यहां पे ये मैं बोर्ड पे बता चुका हूं। अब बात ऐसी है कि इस वाले रिलेशन में देखना ध्यान से भाई, ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की और हाइड्रोजन में मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की। मैं बोहर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को याद दिलाऊंगा। बोहर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, बोहर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई होता है। इस हिसाब से NH/2 पाई L की वैल्यू को लिखा जा सकता है। मतलब आप क्या करो, इस जगह पर L पर L की वैल्यू रख दो NH/2 पाई, L की वैल्यू रख दो NH/2 पाई, आप रखोगे तो ऑर्बिटल मोमेंटम आपके पास में ENH/4 पाई me आ जाएगा। N की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए EH/4 पाई me आएगा, और EH/4 पाई me को कहा जाता है बोर मैग्नेटॉन। क्या कहा जाता है बच्चों, बोर मैग्नेटॉन। इसकी वैल्यू होती है 9.274 × 10⁻²⁴। तो हमने ये पहला टॉपिक आपके सामने कंप्लीट किया। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, एंड द नेम ऑफ द सेकंड टॉपिक इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है हम ये समझेंगे। चलिए बोर्ड पे समझते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके सामने समराइज। देखिए स्टूडेंट, यहां पर अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिस टॉपिक से बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और मैं मतलब ये अश्योर करता हूं कि अगर आपने इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ा और आखिरी तक इस टॉपिक को समझा तो आपकी बहुत सारे मिसकंसेप्शन या ये कह लीजिए बहुत सारी कंफ्यूजन वाली बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। यहां पर इस टॉपिक में आप और हम सीखेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे कई किताबों में I से बताया जाता है और कई किताबों में MZ से बताया जाता है। MZ से मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फोर्स, जिसे कई किताबों में H से बताया जाता है, जिसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पहले मैं आपको इनकी मीनिंग समझाऊंगा और मीनिंग समझाने के बाद हम डेरिवेशन समझेंगे कि आखिर इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। पहली बात यह कि आपने देखा होगा कि लकड़ी से वुडन सब्सटेंस से आयरन अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन मैग्नेट से आयरन अट्रैक्ट होता है। मतलब मैग्नेट में प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर पाती है। मैग्नेट में प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन पीसेस को क्या कर पाती है, अट्रैक्ट कर पाती है। अब किसी में मैग्नेटिज्म होता है और किसी में नहीं होता है, तो उसका कारण क्या होता है? तो भाई आपने केमिस्ट्री में सीखा भी था कि आप जब आउटर मोस्ट शेल्स में अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, आउटर मोस्ट शेल्स में जब अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं तो मैग्नेटिज्म होने की संभावना बनती है। और जब पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अपोजिट स्पिन होने के कारण वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। अपोजिट स्पिन होने के कारण वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। तो अब यहां पर बात यह आती है कि मान लीजिए आपने एक एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट किया, आपने एक एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट किया, मान लीजिए बी एक्सटर्नल फील्ड आपने क्रिएट किया और आपने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को पुटअप किया या किसी मटेरियल को आपने इंसर्ट किया अंदर। तो कई बार क्या होता है कि नॉर्मली आप देखेंगे कि मैग्नेटिक सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल जिसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उनमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है।
और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो रैंडम डायरेक्शन में होता है। अब जब ये रैंडम डायरेक्शन में होता है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में जो एरो बताया जाता है उसे नॉर्थ बताया जाता है और जब टेल होता है उसे साउथ बताया जाता है। मैं आपको क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि नॉर्थ पोल मतलब प्लस एम और साउथ मतलब माइनस एम। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर नॉर्थ पर जो लगने वाला फोर्स होता है नॉर्थ पर और साउथ पर, नॉर्थ पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और साउथ पर लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो नॉर्थ पे लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, साउथ पे लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसके कारण रोटेशनल मोशन होता है, टर्निंग होना शुरू होती है। रोटेशनल मोशन होता है, टर्निंग होना शुरू होती है, टर्न हो जाता है। अब टर्न होने पर देखो क्या होता है, टर्न होने पर इसका अलाइनमेंट कई बार इस तरह का अलाइनमेंट हो जाता है। तो एक तो हो गया एक्सटर्नल फील्ड, और जब ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सब अलाइन हो जाते हैं तो एक हो गया एक्सटर्नल फील्ड, और ये डायपोल मोमेंट जब अलाइन हो जाते हैं या तो ये फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं या हो सकता है इससे अपोजिट अलाइन होते हैं। ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है, इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल कि अलाइनमेंट ऐसा हो जाए। तो अगर अलाइनमेंट ऐसा हुआ तो एक एक्सटर्नल फील्ड और एक इनका खुद का डेवलप्ड फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है, मतलब नेट फील्ड बढ़ जाता है, नेट फील्ड बढ़ जाता है। एक्सटर्नल फील्ड और अपोजिट फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड इस तरफ और इनके कारण जो डेवलपमेंट ऑफ फील्ड हुआ है वो अपोजिट, तो पॉजिटिव और नेगेटिव सब्सट्रैक्शन हो गया, कम हो जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एक्सटर्नल फील्ड और सेल्फ डेवलपमेंट के कारण जो फील्ड जनरेट होता है, जो कि एक्सटर्नल फील्ड से बड़ा भी हो सकता है और एक्सटर्नल फील्ड से छोटा भी हो सकता है। एक्सटर्नल फील्ड से बड़ा भी हो सकता है और एक्सटर्नल फील्ड से छोटा भी हो सकता है, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नाउ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ आई, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इनके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमने ये टर्म समझ लिया। टर्म कौन सा समझ लिया? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब देखिए हम एक टर्म समझ रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, और इसे कई बार जेड कहा जाता है। देखिए हमने क्या किया था, हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से क्या हुआ, बोले अलाइनमेंट हुआ, डायपोल मोमेंट क्रिएट हुए। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन किया जाता है, जिसे कई बार आई कहा जाता है, कई बार किताबों में mz से बताया जाता है और कई बार किताबों में सिर्फ m से भी बताया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो ज्यादा अच्छा आई से बताया जाना होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है। इसे कहते हैं नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम बात करें डायपोल मोमेंट तो क्या होता है, आई इंटू एरिया, और वॉल्यूम मतलब क्या होता है। अच्छा, अगर हम केवल बार मैग्नेट के लिए बात कर रहे हो तो हम ये कह सकते हैं दैट इज पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम, ये नॉर्थ या साउथ। ये 12, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू दोनों के बीच का इफेक्टिव सेपरेशन। इसे कैंसिल किया तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, इसे भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। बच्चों, मैं अब आपको एक छोटे से एग्जांपल से लेकर यह समझाना शुरू करूंगा कि बाकी के टर्म कैसे इंट्रोड्यूस किए गए। देखिए, पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को सोलेनॉइड के बारे में पढ़ाया था पिछले चैप्टर के अंदर। सोलेनॉइड मतलब हॉलो कंडक्टिंग मेटेलिक सरफेस, अगर हमने उस पर वायर वाउंड कर दिए कुछ इस तरह से और करंट पास किया, तो आप जानते हैं करंट के पास होने पर कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। जब इसके कोर पर एयर अवेलेबल हो, बाहर निकलने वाला करंट किस तरह से होता है, तो बाहर निकलने वाला करंट इधर की तरफ आता है, तो बाहर वाले करंट को हम डॉट कहते हैं और अंदर वाले करंट को जो जा रहा होता है उसे हम क्रॉस कहते हैं।
आप देखिए बाहर अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है। तो आप जानते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, फिलहाल जो कोर है वो क्या अवेलेबल है, एयर। ये मैग्नेटिक फील्ड जो एयर में प्रेजेंट है उसे दिया जाता है म्यू नॉट एनआई से, म्यू नॉट एनआई टर्म से बताया जाता है। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ बोला जाता है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। एक सेंटीमीटर के अंदर कितने टन्स हैं उसे बताया जाता है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ की मदद से। देखिए जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने वाला है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने वाला है। एक टर्न से करंट जाता तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एनआई है। उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, एनआई है। तो एनआई वो फैक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एनआई वो फैक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसे बी एयर म्यू नॉट इंटू इसे एच भी लिखा जाता है, दिस इज ऑल्सो रिटन एच। एनआई वो फैक्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ये जो एक फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा जाता है। सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड H is also written as B air upon mu naught, B air upon mu naught, बराबर है। या इसे ऐसा लिखा जाए H equal to NI, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय करंट। तो ये वो फैक्टर हो गया जो कि एयर में कोर से पास होने वाली फील्ड, कोर जो कि एयर है उससे पास होने वाली फील्ड को अगर बढ़ा रहा हो तो ये वो फैक्टर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब जो उसे डेवलप कर रहा है, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहा जाता है। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखना, मैंने अगर मान लो ऐसा कर दिया, मैं यहां पर इसका डायग्राम बना भी रहा हूं आपके सामने। मान लो मैंने क्या किया, मैंने इस सोलेनॉइड के कोर पर कोई दूसरा मैग्नेट रख दिया, ये सोलेनॉइड आपके पास में, इसके कोर पे मैंने कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लाके रख दिया। अब उस मैग्नेटिक मटेरियल से फील्ड पास हो रही है, फील्ड पास हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फील्ड आपने एयर से पास की इसने क्या डेवलप किया, इसके अंदर नंबर ऑफ डायपोल मोमेंट डेवलप किया, नंबर ऑफ डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो डेवलप हुआ मतलब मैग्नेटाइजेशन हुआ। तो इसलिए जो नेट फील्ड ऑब्जर्व की जाती है, तो एक तो वो फील्ड हो गई जो हमने डेवलप की, और एक वो फील्ड हो गई जो डायपोल क्रिएट होने के बाद डेवलप हुई। एक वो फील्ड है जो हमने करंट पास करके की, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो ऑलरेडी हम एयर में करंट पास करके कर रहे थे, और एक वो फील्ड जो मैग्नेटिक मटेरियल रखने के बाद उसमें जब डायपोल डेवलप हुए, तो उन डायपोल के डेवलप होने के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुआ उसके कारण जो फील्ड है, इसको हम कह सकते हैं बी नेट इक्वल टू बी एयर प्लस बी मैग्नेटाइज्ड, जो कि मैग्नेटाइजेशन के बाद मतलब मैग्नेटाइजेशन के बाद डायपोल के क्रिएट होने के बाद आया। तो आइए देखते हैं इस फील्ड को समझते हैं। बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी एम आपके पास में मैग्नेटाइज, ये फील्ड आपके पास में। तो देखिए यहां पर हम बोल रहे थे नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई और बी एम। मैंने ये कहा कि जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा अंदर, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा उतने ज्यादा डायपोल अलाइन होंगे, जितने ज्यादा डायपोल अलाइन होंगे उतने ज्यादा नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, मतलब इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटाइज फील्ड होती है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितने डायपोल मूवमेंट आप बढ़ाओगे पर यूनिट वॉल्यूम उतना आई बढ़ेगा, जितना आई बढ़ेगा उतना मैग्नेटाइज्ड फील्ड ये वाला बढ़ता जाएगा, या कह लीजिए जो डेवलप्ड फील्ड है, मटेरियल का डेवलप्ड फील्ड है वो बढ़ता जाएगा। म्यू नॉट एन आई आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी एम को क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट म्यू नॉट। आई यहां पर आपके पास में करंट है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन क्रिएट ना हो
इसलिए कई बार कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए इसे mz से भी बताया जाता है। मान लो मैंने mz से बताया, अब मैंने ऐसे लिखा म्यू नॉट h प्लस म्यू नॉट mz, म्यू नॉट mz। mz को हम ऐसा कह सकते हैं म्यू नॉट h प्लस म्यू नॉट, एक नया टर्म डिफाइन होता है जिसे कहा जाता है, देखिए क्या, यहां पर एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बोला जाता है, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मतलब ये बात सच भी है, जितना करंट बढ़ा रहे हो, जितना नंबर ऑफ करंट बढ़ाते जा रहे हो, उतना ज्यादा डायपोल क्रिएट होते जा रहे हैं। तो मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या जितना ज्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, मतलब उतनी ज्यादा डायपोल क्रिएट होंगे। एक नया टर्म जो डिफाइन किया गया है इसे कहा जाता है ससेप्टिबिलिटी। क्या कहा जाता है बेटा? ससेप्टिबिलिटी। सो ससेप्टिबिलिटी क्या है? ये रेशो है किसका? जो हमने अप्लाई किया, जो हमें मिला, मतलब जितने डायपोल बने और जितना हमने उसके लिए करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, जो हमें मिला और जो हमने अप्लाई किया। जो हमें मिला, क्या मिला? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मिले। हमने क्या अप्लाई किया? करंट पास किया था, ये वाला फैक्टर अप्लाई किया, उसके कारण हमको मिला। तो हम ये कह सकते हैं, यहां से आप म्यू नॉट इंटू एच कॉमन निकालिए तो 1 प्लस आपके पास साई बचता है। 1 प्लस साई इसे लिखा जाता है एच इंटू म्यू आर। सो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच आता है आपके पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब आप इसे क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इक्वल टू म्यू लिखते हैं आप। सो आप इसे लिख सकते हैं म्यू आर दैट इज म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट। सो यहां एक टर्म आ जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। यह आ जाता है यहां पर एक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखो यहां पर हमने कितने टर्म सीखे। पहले मैंने आपको NI बताया, मतलब H बताया। मैंने बताया कि भाई जितना ज्यादा करंट पास करते जाएंगे उतना ज्यादा डायपोल बनते जाएंगे, जितना ज्यादा डायपोल बनेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके पाया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mz के पाया जाता है। तो bm इक्वल टू म्यू नॉट mz लिखा, और mz किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है? तो h का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है। h लिखा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहने से साई इंटू एच हो जाता है। साई इंटू एच हुआ, म्यू नॉट एच कॉमन निकला, 1 प्लस साई आ गया। 1 प्लस साई को लिखते हैं आप म्यू आर। तो यहां से म्यू नॉट एच इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर को लिखा जाता है म्यू, और इसे लिखा जाता है म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यहां पे एक टर्म और हम सीख रहे हैं, दैट इज परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो परमिएबिलिटी देखो, परमिएबिलिटी सो परमिट करता है, एबिलिटी मतलब वो योग्यता है, किसी मटेरियल की वो एबिलिटी जिसमें कि वो परमिट करता है खुद से मैग्नेटिक फील्ड पास होने देने में। जैसे आप मान लो इसके अंदर, कोर के अंदर आप लकड़ी रख देते थे, तो लकड़ी से मैग्नेटिक फील्ड पास होता था क्या? लकड़ी रखते तो लकड़ी से पास होता था क्या? वुड सब्सटेंस से? तो वुड सब्सटेंस से पास नहीं होता था। तो मान लो आपने मटेरियल बदल दिया, आपने सॉफ्ट आयरन रख दिया, तो सॉफ्ट आयरन की टेंडेंसी क्या होगी, इसका नेचर क्या होगा कि वो अपने अंदर से फील्ड को पास होने देगा। किसी मटेरियल की वो एबिलिटी जिसमें से कि अपने अंदर से, खुद में से वो फील्ड को पास होने दे, मैग्नेटिक फील्ड को हम परमिएबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी कहते हैं। परमिएबिलिटी आपके सामने बता दिया। रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट की वैल्यू 4×10⁻⁻7 आपके पास होती है। यहीं से एक रेशो निकल के आया है, ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी इज द रेशो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कितने नंबर ऑफ डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप हो रहे हैं टू द, हमने जो करंट प्रोवाइड करके फील्ड डेवलप किया है उसके रेशो को हमने ससेप्टिबिलिटी नाम दिया है। तो यहां ससेप्टिबिलिटी का टर्म भी आपको क्लियर हो चुका है, तो ससेप्टिबिलिटी चेक कर सकते हैं आप लोग। So 1 plus psi that is equal to mu r, तो psi can be written mu r minus 1। तो आइए चलिए मैं स्क्रीन की तरफ आपको ले चलता हूं और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से क्लियर करता हूं और उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर बात करते हैं।
देखिए बच्चों, बोर्ड पे समझने के बाद आप समझिए मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो पहले मैंने ऐसा कहा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो डेवलप होता है पर यूनिट वॉल्यूम, उसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर होती है। और मैंने ऐसा कहा कि भाई एक मान लीजिए आपने सोलेनोइड में जिसका n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है कुछ भी नहीं रखा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है म्यू नॉट Ni। अब मान लो आपने मटेरियल रखा और मटेरियल के कारण जो फील्ड डेवलप हुआ Bm डेवलप हुआ, और क्यों हुआ उसका कारण मैं बता चुका हूं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है B इक्वल टू B0 प्लस Bm। भैया जितना ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बनेंगे, जो कि मैंने I भी बोला था और कैपिटल M भी बोला था, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसे किससे बताया? कैपिटल M से। सो जितना ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप होंगे मतलब उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया। सो म्यू नॉट Ni म्यू नॉट M। यहां Ni टर्म को क्या कहा गया? H, और H को हमने क्या कहा है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। H को क्या कहा हमने? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब हमने डेवलप किया हुआ फील्ड करंट पास करके, हमने डेवलप किया वो फील्ड लेकिन क्या पास करके? करंट पास करके। तो हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिफाइन कर दिया। वहां पर हमने रखा म्यू नॉट इंटू एच लिख दिया, म्यू नॉट इंटू एम आपके सामने लिखा। तो हमने एच यहाँ से म्यू नॉट कॉमन निकाल लिया। तो आप चाहें तो यहाँ से एच की डेफिनेशन लिख सकते हैं बी बाय म्यू नॉट अप माइनस एम। और मैंने अभी ये भी बताया कि ये भी ऑब्जर्व किया जाता है H is not too strong and magnetization induced in the material is directly proportional to magnetic intensity। मतलब क्या? सीधी सी बात है भैया, सीधी सी बात है कि डायपोल बने क्यों? तो करंट पास करने से, क्योंकि करंट पास करने से क्या डेवलप हुआ? फील्ड आया। फील्ड से क्या हुआ? डायपोल क्रिएट हुए। तो डायपोल अल्टीमेटली मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आया कहां से? आया कहां से? तो करंट पास करने से, नंबर ऑफ टर्न्स पास करने से, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। तो हमने वहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस किया ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी टर्म इंट्रोड्यूस करके आपके सामने म्यू नॉट 1 प्लस एक्स म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिखा, एच लिखा, इस तरह से रिलेशन निकल कर आया। और 1 प्लस साई को हमने क्या लिख दिया? म्यू आर लिख दिया। तो यहां से म्यू आर परमिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस निकल कर आता है। परमिबिलिटी को मैंने क्या डिफाइन किया? मैग्नेटिक परमिबिलिटी से टर्म एनालॉगस टू परमिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये बेसिकली हमको क्या बताता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो उस मटेरियल से पास हो सकती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो कितनी हो सकती है। अब ये जो है वो एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमें बताता है कि वो मटेरियल जो है, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, वो फील्ड में कैसा व्यवहार करेगा। देखिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू साई -1 सुपर कंडक्टर के लिए होती है। इसका सीधा मतलब है साई की वैल्यू जब आप रखेंगे तो परमिबिलिटी ऐसे मटेरियल की 0 होगी, परमिएबिलिटी 0 होगी। मतलब वो एबिलिटी जो अपने आप को परमिट करता है, अलाउ करता है पास होना, करेगा ही नहीं। मतलब सुपर कंडक्टर में से फील्ड पास होना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात होती है। ये वो रिस्पॉन्स, ये वो मेजरमेंट होता है जो कि हम जब किसी को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो कैसा व्यवहार करेगा इसके बारे में हमें जानकारी देने वाला होता है। अब आप यहां देख सकते हैं सॉफ्ट आयरन के लिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। टेबल से आप कंपेयर करिए, नेगेटिव भी होती है इसकी वैल्यू, है ना, साथ साथ इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और बहुत ज्यादा बड़ी भी वैल्यू होती है। तो मटेरियल्स की टेबल आपके सामने अवेलेबल है। मैं यहां पर एक बात और आपको ऐड करूंगा, वो ऐड ये करूंगा कि जब जिनकी ससेप्टिबिलिटी -1 है, खासकर सुपर कंडक्टर की, इन्हें जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो ये लाइन को कंप्लीटली एक्सपेल्ड करते, मतलब अंदर नहीं आने देते। इस फिनोमेना को परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म कहा जाता है, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म कहा जाता है। और इस इफेक्ट को मिजनर इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मिजनर इफेक्ट भी कहा जाता है। अब देखिए ये बात समझने के बाद में चलिए हम समराइज करते हैं और समराइज कर कर ये देखते हैं। देखिए मैंने आप लोगों से क्या बताया, मैंने आप लोगों से चर्चा की कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन को भी हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अब मैग्नेटाइजेशन होने के बाद में मैंने मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में आप लोगों से बात की। मैंने कहा HNI, इसे थोड़ा सा भी याद रख ले, हनी सिंह, HNI हनी। तो याद रखने का तरीका है B0 अपॉन म्यू नॉट, मतलब एयर में जब फील्ड हमने अप्लाई की थी टू द परमिएबिलिटी ऑफ, अगर वहां पर मान लीजिए मटेरियल होता है सोलेनोइड के बीच में तो B बाय म्यू के रेशो को भी हम H कहते हैं। इसकी यूनिट आप देख सकते हैं, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर, डायमेंशन आपके पास में अवेलेबल है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बता चुका हूं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आप मिलती है हमें, एक जो हमने अप्लाई की है और दूसरी जो मटेरियल ने डेवलप की है, उसके नेट सम को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। परमिबिलिटी बता चुका हूं आपके सामने, एक तो ऐसा है कि वो एबिलिटी जो अपने अंदर से परमिट करता है, पास करता है, और बी और एच के रेशो को हम कहते हैं
रिलेटिव परमिबिलिटी के बारे में बात कर चुके हैं, म्यू अपॉन म्यू आर होता है, और रिलेटिव परमिबिलिटी एक मेजरमेंट होता है, तरीका होता है। ससेप्टिबिलिटी के बारे में हालांकि मैंने उस समय m बताया था, यहाँ पर साई इंटू एच है, तो रेशियो ससेप्टिबिलिटी जो है मैग्नेटाइजेशन जो हमें मिला डिवाइड बाय जो हमने अप्लाई किया, उसके रेशियो को हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव जब होता है तो ऐसे मटेरियल को पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, नेगेटिव होता है तो उसे डायमैग्नेटिक कहते हैं, और बहुत ज्यादा बड़ा हो, एक्सट्रीमली लार्ज हो, तो हम इसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ये डेरिवेशन मैं आपके सामने बोर्ड पर डिस्कस कर चुका हूं, इसके लिए मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये डेरिवेशन हो चुका है। आइए इस पे बात करते हैं, क्वेश्चंस पे बात करते हैं। द मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस ऑफ 1 ग्राम इज दिस वन, इफ डेंसिटी इज दिस वन, देन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल बी गिवन एज। 2009 का क्वेश्चन, चलिए बोर्ड पे देखते हैं, स्क्रीन पे बोर्ड पे समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको एक रिलेशन बताना है, द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग करंट आई, आयरन कोर इज केप्ट इन इट। आयरन कोर बता रखा है इसके अंदर में, तो हम जानते हैं वो होता है म्यू नॉट एन आई इंटू म्यू आर इंटू म्यू आर। ये रिलेशन आपके सामने होता है, जो कि मैंने अभी बोर्ड पे आपको डिस्कशन किया था। वो होता है म्यू नॉट एन आई इंटू 1 प्लस साई, 1 प्लस साई, ये रिलेशन आता है। मैं ये वाला क्वेश्चन भी आपके सामने बोर्ड पे डिस्कस कर दूंगा, 2017 का क्वेश्चन। बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ दे रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है, तो आपको द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में जानकारी देनी है, या ये कह लीजिए मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट, डायपोल मूवमेंट ने मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में जानकारी देनी है। तो 2017 का क्वेश्चन साथ साथ में 2009 का क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हम देखिए। यहां पर क्या कहा गया क्वेश्चन के अंदर, यहां क्वेश्चन में कहा गया है कि मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, आपको आई पूछा हुआ है, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पूछा हुआ है। मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पूछा हुआ है। नाउ मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, तो हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। सो दैट इज वो गिवन है, वॉल्यूम क्या आएगा, तो डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम कैन बी रिटन मास पर यूनिट डेंसिटी, मास है 1 ग्राम और डेंसिटी है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। सो वॉल्यूम आ गया आपके पास में 1/5 सेंटीमीटर क्यूबिक। अच्छा 1 सेंटीमीटर क्यूबिक आ गया। सो आप जानते हैं 1 मीटर कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो आपके पास में होता है 10⁻⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक को क्या लिखेंगे, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। आप देख लीजिए ना यहाँ पर 1 मीटर 10⁻⁻² क्यूब करेंगे तो -6 हो जाएगा। वॉल्यूम 1/5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। सो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या दे रखा है, 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 1/5 इंटू 10⁻⁻6, मतलब क्या आया 30 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 6। सो 30 इंटू -7 प्लस 6, तो -7 प्लस 6 मतलब ये हो गया आपके पास में -1, मतलब आंसर आता है 3। और रेस्पेक्टिव यूनिट क्या आएगी इसकी, सो एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर ये यूनिट निकल कर आती है, तो आंसर आपका आएगा 3 एम्पियर। देखिए बच्चों यहाँ पर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन महाराष्ट्र स्टेट का कि हमें मैग्नेटाइजेशन निकालना मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। नाउ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वो तो दे रखा है हमें 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम क्या आता है, तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब मजे की बात ये 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब ये आ जाता है आपके पास में। तो मैग्नेटाइजेशन आ जाता है m, जिसे कई बार आई भी बताया जाता है 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻6, 1/2 इंटू 10⁻6, 5 इंटू 10⁻5 एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, क्योंकि डायपोल मूवमेंट का आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर क्यूब, तो एम्पियर पर मीटर 5 इंटू 10⁻5 मीटर एम्पियर पर मीटर इसका आंसर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक हम ऐसे कंसेप्ट की बात कर रहे हैं जिस पर जेडबली मेंस में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऐसा था कि भाई आपको सोलोनॉइड गिवन है, एल लेंथ है, सोलोनॉइड से टर्न्स में करंट
आई पास हो रहा है हर जगह से, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, लेंथ एल है, आई करंट पास हो रहा है, तो आपको मैग्नेटाइजेशन निकालना है। तो सीधी बात है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट दैट इज करंट आई इंटू प्रोडक्ट एरिया इंटू वॉल्यूम। अब एरिया क्या था? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें हम लोग, पर ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट था ये किसके लिए था? ये आपके पास में था एक सिंगल टर्न के लिए, पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने टोटल मिलाकर? तो नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कैपिटल एन है, कैपिटल एन मान लेते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ आई इंटू एल बराबर। तो वापस से वॉल्यूम एरिया क्या लिखा जा सकता है? तो एरिया लिखा जा सकता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यहां से कैंसिलेशन होता है। तो मैग्नेटाइजेशन आपके पास निकल कर आता है एन आई अपॉन एल। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। आप इसे स्मॉल एन आई भी लिख सकते हैं मैग्नेटाइजेशन के मामले में बात करें तो। सो दिस इज नथिंग बट एन इंटू आई। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन समझते हैं, आपको कंफर्म भी होगा कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने कंसेप्ट सीखा जेडब्ल्यू मेंस में। देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे हुआ है। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनोइड दे रखा है जिसका रेडियस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स दे रखे हैं, जो करंट दे रखा है 15 एम्पियर का करंट दे रखा है। हमें क्या करना है? इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है, मैग्नेटाइजेशन निकालना है। देखिए ये रेडियस, यहां से यहां वॉल्यूम दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स, वॉल्यूम्स नहीं, लेंथ दे रखी है। तो हमने क्या किया था? मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला पहले सोलेनोइड का। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है करंट इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो करंट एरिया पाई आर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स, और वॉल्यूम में लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। यहां से देखो पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, जो बच रहा आई एन एल। सॉल्व करने पर आंसर आपको मिलता है 3 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर। देखिए 2019 के अंदर एक बार फिर से क्वेश्चन आया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्यूब विद साइड्स दे रखी है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे रखा है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जब अप्लाई की जाती है तो ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एम्पियर पर मीटर मतलब एच दे रखा है आपको। तो हम जानते हैं ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, आई अपॉन एच। बेसिकली आई मतलब क्या था? तो मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं। अब मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दे रखा है? मैग्नेटिक मूवमेंट, सो मैग्नेटिक मूवमेंट है 20 इंटू 10⁻⁻⁶ पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करेंगे तो -6 आ जाएगा आपके पास में। सॉल्व करने पर आपको मैग्नेटाइजेशन मिल जाता है 20। अब 20 को डिवाइड करना है एच से, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब यहां देखिए क्या हुआ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो दे रखी है वो 60 इंटू 10⁻³ दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर 60 इंटू 10⁻³ दे रखी है, तो 1/3 इंटू 10⁻³ आता है, और सॉल्व करने पर आंसर आपके पास में मिलता है 0.33 10⁻⁴। अब हम यहां से टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में आप और हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन होगा डिफरेंट टाइप के मटेरियल, किस तरह के मटेरियल जब होते हैं, या मतलब जब सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो उनका व्यवहार कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है। तो मैंने आपको जब लेक्चर की शुरुआत हुई थी और मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड पढ़ाने से पहले एक कंसेप्ट भी डिस्कस किया था कि भाई अगर किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, किसी सब्सटेंस को कौन से फील्ड में रख दिया जाए? मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए। किसी सब्सटेंस को कौन से फील्ड में रख दिया जाए? मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए। तो ऐसा हो सकता है कि वो सब्सटेंस, उसके अंदर जो डायपोल है वो डायपोल या तो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, या वो डायपोल फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो उसके बेसिस पे सब्सटेंस का 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। सब्सटेंस पहले बताया गया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस डायपोल मूवमेंट या तो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। मान लीजिए फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं या डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, इसके बेसिस पे सब्सटेंस का 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पहला क्वेश्चन आता है कि इनमें मैग्नेटिज्म का कारण क्या होता है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म का कारण ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और उन्हें इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के बेसिस पे समझाया जा सकता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो उसमें एटम है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है। तो सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व होनी है, ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस, किसी भी तरह का सब्सटेंस हो। मतलब डायमैग्नेटिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जो किसी भी टाइप के मटेरियल में इन्वॉल्व होगी, किसी भी टाइप का मटेरियल हो। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बताया जाता है कि मतलब वो आगे भी बढ़ता जाता है, रिवॉल्व भी होता है और अपने एक्सेस पे स्पिन भी होता है।
और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए डोमेन थ्योरी पढ़ाई जाती है, डोमेन थ्योरी का कांसेप्ट बताया जाता है कि डोमेन किस तरह से फॉर्म होता है, उसके ऊपर बात की जाती है। प्रिंसिपल क्या है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल, इसका डेमोन प्रिंसिपल है। अब अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है, तो भाई हम अगर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में रखते हैं तो ये रिपल करता है फील्ड को, मतलब उसके अंदर से मटेरियल के अंदर से लाइंस को पास नहीं होने देता। ये फीबली अट्रैक्ट करता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। और इनकी टेंडेंसी क्या होती है, हाई फील्ड टू लो फील्ड रीजन में इनकी जाने की टेंडेंसी होती है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, और इनकी टेंडेंसी होती है लो से हाई फील्ड जाने की, और इनकी टेंडेंसी वापस से होती है लो से हाई फील्ड जाने की। मतलब वीक फील्ड से स्ट्रांग फील्ड, वीक फील्ड से स्ट्रांग फील्ड। अब देखो यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है कि हर जगह पे एक जैसा, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कहीं पे पास कहीं पे दूर, कहीं पे पास कहीं पे दूर। जहां पास होगा वहां स्ट्रांग फील्ड होगा, जहां पास होगा वहां स्ट्रांग फील्ड होगा, जहां दूर होगा वहां वीक फील्ड होगा। तो भैया स्ट्रांग फील्ड और दूर होगा तो वीक फील्ड होगा। तो इसमें क्या टेंडेंसी होती है, देखो ध्यान से, इसमें टेंडेंसी होती है कि ये स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड जाता है, ये वीक फील्ड से स्ट्रांग फील्ड, और ये वीक फील्ड से स्ट्रांग फील्ड जाता है। आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन में, दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। जैसी फील्ड अप्लाई करते हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड होते हैं, और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अप्लाई होते हैं। अगर इनकी रॉड बनाकर सस्पेंड किया जाए पोल के बीच में, तो पोल के बीच में सस्पेंड करने पर ये पोल्स मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो जाते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, दे अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बताया जाता है। अब देखिए, अगर इनका लिक्विड पाउडर बना दिया जाए, वॉच ग्लास पे रख दिया जाए दो पोल के बीच में, तो सेंटर पे आप देख सकते हैं, सेंटर पे देख सकते हैं एलिवेशन होता है, यहां पर डिप्रेशन होता है, और यहां पर बहुत ज्यादा मिडल में डिप्रेशन पाया जाता है। अब यहां देखिए, अगर दोनों वॉच ग्लास को थोड़ा पास रखा जाए, ये दूर हो तब क्या सिचुएशन, और पास हो तब इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये देख रहे हैं आप, यहां पर पास रखा जाए तो बल्ज फॉर्म में मिडल पर कुछ इस तरह का उठा हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इस केस में बहुत ज्यादा बल्जिंग पाई जाती है, शार्पनेस डेवलप होती है, यहां पर बताया जा सकता है। अगर यूट्यूब में देखो, व्हेन द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज फिल्ड इन यूट्यूब एंड प्लेस्ड इन बिटवीन द पोल्स, तो मटेरियल को रख दिया जाता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोवरिंग ऑफ द आर्म पाया जाता है, मतलब जो लिक्विड होता है जिस पोल के बीच में रखा जाता है वहां से वो और नीचे चला जाता है। इस केस में लिक्विड जो रहता है उसका लेवल बढ़ जाता है, और इस केस में काफी हद तक, बहुत हद तक ये बहुत ऊपर आ जाता है और इसे अट्रैक्ट कर लेता है। आइए और हम बात करते हैं और प्लेसिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला है, अगर पोल के बीच में रखा जाता है, तो अगर गैस के फॉर्म में रखा जाए, गैसियस मटेरियल, तो राइट एंगल पर पाई जाती है गैस, ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन हो जाती है, और ये रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होती है, फास्ट, एकदम फास्ट। नेचर ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, जो नेट फील्ड होती है वो लेस देन अप्लाइड फील्ड होती है, जो नेट फील्ड होती है वो ज्यादा होती है अप्लाइड फील्ड के कंपैरिजन में, और जो नेट फील्ड होती है वो बहुत ज्यादा होती है अप्लाइड फील्ड के कंपैरिजन में, जो कि मैं आपको बोर्ड पर डिस्कस कर भी चुका हूं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो आप जानते हैं, जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पास नहीं होने देता या रिपल करता है, एक्सपल करता है, तो ऐसे केसेस में ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, और इनकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। बिस्मथ के लो टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट Bi एट द लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर इनकी ससेप्टिबिलिटी साई जो होता है, साई वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है और छोटा वैल्यू होता है, और इनकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसे क्यूरी लॉ की मदद से समझाया जाता है। इनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि अपने अंदर से बहुत अच्छे से पास होने देते हैं, और इसको भी क्यूरी लॉ के बेस पर समझाया जाता है, जो कि मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं। इनका आप देखेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी तो लेस देन 1 होता है, इनका ग्रेटर देन 1 होता है, और इनका बहुत ज्यादा बड़ा होता है 1 के कंपैरिजन में। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इनमें बहुत कम होते हैं, और इनमें ऑपोजिट टू दैट ऑफ H एंड इट्स वैल्यू इज वेरी लो, इसमें काफी ज्यादा होते हैं, और आप जब फील्ड अप्लाई करते हो तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और डेवलप होना शुरू होते हैं, और इस केस में तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। मतलब आप अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डेवलप भी होता है, नई फील्ड के साथ एडअप हो जाता है, पुरानी फील्ड के साथ एडअप हो जाता है, और बड़ी फील्ड दे देता है आपको। अब जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम जो हमने पाया है वर्सेस जो हमने अप्लाई किया है, उसका ग्राफ यहां पर नेगेटिव होता है। जैसे जैसे समय बीतता है उसके साथ में इस ग्राफ को जब बनाया जाए तो आप देख सकते हैं, जैसे जैसे आप अप्लाइड फील्ड बढ़ाते जाते हैं, मैंने H का मतलब बताया था ना, H इक्वल टू Ni, मतलब करंट प्रोवाइड करके जो हम अप्लाई करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, उससे मैग्नेटाइजेशन मतलब नंबर ऑफ डायपोल बढ़ते जाते हैं।
इस केस में एक लेवल तक बढ़ते हैं और उसके बाद जाके ये कांस्टेंट हो जाते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू लगभग 0 होती है और इसकी डायरेक्ट वैल्यू छोटी होती है, कम होती है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती है, एच की डायरेक्शन में होती है। और इसकी वैल्यू मतलब क्या हुआ, डायपोल मोमेंट बनते भी हैं, पुरानी फील्ड भी होती है, दोनों ऐड होती है और बड़ी फील्ड मिलती है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है। ट्रांजिशन मटेरियल मतलब ये टेम्परेचर के साथ में कोई बदलाव नहीं होता है, क्यूरी टेम्परेचर के हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये ग्राफ आपको फिलहाल लर्न करना है, इतना सजेस्ट करूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यूरी लॉ के अंदर इस ग्राफ को मैं सेपरेटली भी समझाऊंगा। ये एग्जाम्पल है बच्चों, जो एग्जाम्पल आपको लर्न करने, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है ना। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, बिस्मथ, NaCl, H2O, डायमंड, ये सब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। ये आपके सामने पैरामैग्नेटिक के और ये फेरोमैग्नेटिक के हैं। इन पर डिस्टॉर्शन इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, इसमें ओरिएंटेशन इफेक्ट होता है और इसमें स्ट्रेसेस इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट बस लर्निंग के हिसाब से याद रखिए, बाकी ज्यादा उसमें कुछ बात नहीं है। परमानेंट मैग्नेट के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं मैं आगे डिस्कस करूंगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन द अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी लास्ट में चर्चा होगी आप लोगों से। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी जो होती है, अभी मैंने बताया छोटी भी होती है और नेगेटिव भी होती है, और हाँ छोटी होती है और नेगेटिव वैल्यू होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर इज नेगेटिव फॉर, तो ये होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होती है, आप देख सकते हैं। सो XM इक्वल टू, ठीक है, तो ये सोल्यूशन आप रेफर कर सकते हैं, ऑल्दो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब आप देखिए क्या हुआ, देयर आर द 4 लाइट वेट रॉड सैंपल A, B, C, D separately suspended by the thread. A bar magnet is slowly brought near the each sample. Following observation are noted. A is feebly repel. Repulsion जब तभी होता है जब डायमैग्नेटिक होता है। B is feebly attract. स्मॉल अट्रैक्शन होता है तब होता है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक होता है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है फेरोमैग्नेटिक होता है और रिमेन्स अनअफेक्टेड रहता है। तो हमारे पास में C इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये गलत बात है। D इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये भी गलत बात है। A इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये भी गलत बात है। और B इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये सही बात है। देखो फीबली रिपल कौन होता है, डायमैग्नेटिक। फीबली अट्रैक्ट कौन होता है, पैरामैग्नेटिक। स्ट्रांगली अट्रैक्ट कौन होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कौन होता है, फेरोमैग्नेटिक। रिमेन्स अनअफेक्टेड कौन होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। इट इज, देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। रिपल बाय द बोथ द पोल्स, रिपल बाय द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखिए यहां पर क्या मतलब है, ये तो पक्का है रिपल होगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द opposite direction of applied magnetic field. These are repelled in external magnetic field, have tendency to move from high field to low resonant field. So repelled by both north and south pole of the bar magnet. दोनों से रिपल होता है, इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। अब देखो निकल शो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट द रूम टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड द क्यूरी टेम्परेचर। तो देखो बेटा मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से बड़ा हो जाता है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाता है। तो ये आपके पास में जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फेरोमैग्नेटिक्स बिकॉज ऑफ द क्वांटम फिजिकल इफेक्ट कॉल्ड द एक्सचेंज कपलिंग विच इज द इलेक्ट्रॉन स्पिन, ये मैंने डिस्कशन नहीं किया है। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर बढ़ा दिया जाता है तो एक्सचेंज कपलिंग सीज टू बी इफेक्टिव और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम सिंपली पैरामैग्नेटिक। तो ये मैंने बताया नहीं है, फिर भी मैं आपसे अभी डिस्कस कर दे रहा हूं। मैं अभी ये भी सेपरेट डिस्कस करूंगा क्यूरी टेम्परेचर के अंदर। जब भी क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी स्टूडेंट। अबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्यूरी टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक, इफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिनोटेड बाय म्यू डी, म्यू पी और म्यू एफ। तो डायपोल मोमेंट जीरो किस में होता है, डायमैग्नेटिक के अंदर जीरो होता है, और पैरामैग्नेटिक में जीरो नहीं होता है ना। तो फेरोमैग्नेटिक में भी नॉन जीरो नहीं होता है। तो ये एक ही ऑप्शन सही है हमारे पास में कि डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, ठीक है ना। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन ईच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑफ द बोथ इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन, हेंस द इलेक्ट्रॉन ईच पेयर कंप्लीटली कैंसिल। तो ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, है ना। तो यहां पर पैरामैग्नेटिक के लिए जीरो नहीं होता है। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं आप लोग, मैं तो हालांकि ये बात डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से। अकॉर्डिंग टू द क्यूरी लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी परमैग्नेटिक एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T होता है। ये मैंने आपको अभी बोर्ड पे डिस्कस किया था, ठीक है ना, क्यूरी टेम्परेचर के हिसाब से। डायमैग्नेटिक मटेरियल इन द मैग्नेटिक फील्ड मूव। सो मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे डायमैग्नेटिक मटेरियल कहाँ पर मूव करता है। तो देखिए ध्यान से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहाँ पर मूव करता है। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्कस कर दिया था आप लोगों से।
नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर इसकी टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्ग से वीक रीजन में जाने की। स्ट्रॉन्ग से कौन से रीजन में जाने की टेंडेंसी होती है बच्चों? वीक रीजन में जाने की होती है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पार्ट टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। तो सी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रिजल्ट पढ़ सकते हैं आप लोग। इन विच टाइप ऑफ द मटेरियल मैग्नेटिक सर्किट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। ये ग्राफ में आपके सामने बता भी चुका था, देख लीजिए आप यहाँ पर। ये ग्राफ टेम्परेचर पे ग्राफ डिपेंड नहीं करती। ये देखिए, ये टेम्परेचर के साथ में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ग्राफ। क्यूरी टेम्परेचर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और फेरोमैग्नेटिक में ऐसी, ठीक है। ये होने के बाद में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपल बाय नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। गलत बात है ये। रिपल बाय द मैग्नेट, कंप्लीट मैग्नेट से रिपल होता है। इस पर डिपेंडेंसी ये नहीं तो कि नॉर्थ पोल पे, कंप्लीट मैग्नेट से रिपल होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इक्विपमेंट, इसका कंसेप्ट पढ़ाना बाकी है, उसके बाद आपको ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है, वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर, ठीक है। द मटेरियल सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे हमने बात नहीं की है, फेरोमैग्नेट हम इस पे बात कर लेते हैं। नीडल्स N1, N2, N3 आर द मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेट व्हेन ब्रॉट क्लोज टू देम, देखो भैया फेरोमैग्नेटिक पास लाते हैं तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होता है, पैरामैग्नेटिक वीक अट्रैक्ट होता है, डायमैग्नेटिक रिपल होता है। तो हम ये कहेंगे अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, N2 वीकली एंड रिपल N3 वीकली। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, है ना। सॉल्यूशन आप रेफर कर लीजिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल ER एंड HR, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ क्वांटिटी आर अलाउड फॉर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कौन कौन सी क्वांटिटी अलाउ होती है? देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए μr लेस देन 1 होता है, तो यहाँ 1.5 1.5 ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो एक ऑप्शन ये रहा 0.5 और एक ऑप्शन ये रहा 0.5, तो ये तो मैच हो रहा है बराबर। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी जिसे एप्सिलॉन r लिखा जाता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो कोर्सिविटी के ऊपर भी हमने बात नहीं की है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यहां पर देखिए कौन सा ऐसा फील्ड है जो रिपल कर रहा है, तो बी तो हो गया डायमैग्नेटिक। कौन सा ऐसा है जो आने भी दे रहा है, खुद का ऐड करके बहुत सारी फील्ड्स प्रोड्यूस करके बाहर निकाल रहा है, तो ऐसा ए हो गया आपके पास में फेरोमैग्नेटिक, सी हो गया पैरामैग्नेटिक और डी हो गया डायमैग्नेटिक। सो हम ये कह सकते हैं मेक द करेक्ट करस्पॉन्डिंग्स ऑफ दीज बार्स विद द मटेरियल डी, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। सो ए क्या है आपके पास में? ए आपके पास में है फेरोमैग्नेटिक। सो ए फेरोमैग्नेटिक है ना, ये तो करेक्ट हो गया, दो ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। अब बी आपके सामने डायमैग्नेटिक है कंफर्म, सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास में। आप देखिए कैसे, बी डायमैग्नेटिक, सो बी डायमैग्नेटिक एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वहीं से आप निकाल के आंसर दे सकते हैं। सी पैरामैग्नेटिक और ए फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। मैंने ऐसा बोला भी था आपको सुपरकंडक्टर के लिए कि सुपरकंडक्टर के लिए एक बात अच्छी होती है। सुपरकंडक्टर के मैंने आपको ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ाया था कि उसकी वैल्यू -1 होती है, और -1 होती है इसका मतलब सुपरकंडक्टर में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती ही नहीं, पास ही नहीं होने देता, पास नहीं अंदर होने देता, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि सुपरकंडक्टर के अंदर का जो फील्ड होता है वो 0 फील्ड होता है, ठीक है, इनसाइड। बाकी ये दोनों BH कर्व पढ़ाने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कोर्सिविटी के बारे में बात करूंगा, क्यूरी टेम्परेचर के बारे में सेपरेटली बात करूंगा। तो आज मैं यहीं तक कंप्लीट करता हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से लेकर डिस्कशन करूंगा 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक क्यूरी लॉ के बारे में और एक हिस्टेरेसिस के बारे में। ये दोनों सेपरेटली हम डील करेंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम वहां पर वर्कआउट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक का लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया तो मैं एक ही छोटी सी बात करना चाहूंगा, आपने उन लोगों तक भी आप ये बात पहुंचाइए, ये लेक्चर शेयर कीजिए जो लोग कमर्शियली हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि मकसद केवल इतना ही नहीं कि केवल पैसा कमाया जाए, मकसद इतना भी है कि जिनको जरूरत हो उन तक ये एजुकेशन पहुंचे भी सही। कई बार ऐसा बच्चे सोचते हैं कि हमने पैसा दिए, हमने फीस सबमिट की, तो हम क्यों इसे शेयर करें। तो देखिए मैं ऐसा सोचता हूं कि एजुकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ऐसा जरूरतमंद इंसान भी हो सकता है जिसको आप अगर हेल्प भी करते हैं तो उसके लिए एक बेनिफिट हो सकता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में हिस्टेरेसिस के साथ में क्यूरी लॉ को। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।